चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट जर्नल केस स्टडी 1 पार्ट 2, जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट सेशन में वो बैटरी इश्यू की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन लेट्स जंप टू डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। ठीक है, आइए। द इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू हायर्स इज अंडरवे. They are being introduced to the history of tea in India as well as how RTL grew to be a lending player in this market. One of the new inductee asks, मतलब कोई नया एम्प्लॉय आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है. What was the rationale behind RTL's decision in the mid 1980s to expand its operation into a saturated market? मतलब वो नया जो ट्रेनी है, नया जो इंडक्टी है, ट्रेनी नहीं इंडक्टी, वो पूछ रहा है कि ऑलरेडी 1980s में जो टी का मार्केट था, टी प्रोडक्शन का, वो सैचुरेटेड था, तो अपनी कंपनी उसमें क्यों घुसी. ठीक है, इट कुड हैव मेंटेन्ड द स्टेटस quo एज अ प्लांटेशन कंपनी प्रोड्यूसिंग टी लीव्स. भाई वो जो कर रहा था वही करे, क्यों सैचुरेटेड मार्केट में घुसा. Why did it have to get into blending, packaging and marketing business as well? Also, how did RTL manage to become a market leader despite the competition? एक तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में घुसा और उसमें से फिर लीडर बन के कैसे बाहर आया, वो पूछ रहा है. You are being the deputy manager, finance and strategy at RTL, have been requested to provide your explanation behind the rationale behind this business decision taken in the mid 1980s. Also, based on the information of the case study, assess the company's success in a competitive market. देखो दो क्वेश्चन पूछा है इसमें. ठीक है, ये आइडियली 5 मार्क का क्वेश्चन होगा अगर आएगा एग्जाम में, जिसमें पार्ट 1 का 1 और पार्ट 2 का 4 मार्क्स होगा. अब ये जो एक वाला आंसर है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव दिया है इंस्टीट्यूट. 4 वाला तो अपन जो कॉन्सेप्ट है वो लगा के आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला सब्जेक्टिव है, तो इसको पढ़ लेंगे कि इंस्टीट्यूट ने इसमें क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बिकॉज नहीं तो ये रह जाएगा. और इम्पोर्टेंट ये है 4. देखो, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग SCMP, यू शुड टारगेट कि आप 70% जितना स्कोर कर लो, इनफ होता है. तो 30% इनहेरेंट लिमिटेशन है SCMP का, कि इंस्टीट्यूट का सब्जेक्टिव आंसर आता है तो हो जाता है इशू. ठीक है, आइए. तो सबसे पहले हम ये आंसर करेंगे कि व्हाट वाज द रैशनल ऑफ RTL टू गो इनटू सैचुरेटेड मार्केट. तो इंस्टीट्यूट ऐसा बोल रहा है कि देखो, सबसे पहले जब मैं एक प्लांटेशन कंपनी था, तब मैं जो टी लीव्स उगाता था उसको ब्रोकर्स को बेच देता था मार्केट में. अच्छा, ब्रोकर्स का बाई साइड और सेल साइड, दोनों साइड्स पे कंट्रोल था, दोनों साइड्स की उनके पास इंफॉर्मेशन थी, तो वो लोग प्राइसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते थे. तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो एक लेवल से ऊपर मैं नहीं बढ़ा पाता था, बिकॉज जो ब्रोकर्स थे उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थी मार्केट. तो उसकी वजह से जो मेरा रेवेन्यू जनरेशन एबिलिटी है वो कम रहता था. इसलिए मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट टू सेल द टी लीव्स, मैंने एक प्रोसेसिंग प्लांट खड़ा कर दिया, जिसमें उसी टी लीव्स को मैं प्रोसेस करके आगे फिनिश प्रोडक्ट बेचता हूँ. और इसका मुझे सपोर्ट कहाँ पे मिला, तो पॉपुलैरिटी ऑफ टी ग्रू इन मिड 1980s. तो मैंने जो प्लांट खड़ा किया वो ऐसे ही नहीं किया, मैंने देखा कि भाई उस टाइम पे टी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी, तो ये फायदे का सौदा. ठीक है, तो ये एक ब्रॉड रैशनल था अबाउट एंटरिंग इनटू अ सैचुरेटेड मार्केट येट टू बी सक्सेसफुल. क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने, पढ़ते. इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, अ बिजनेस मस्ट क्राफ्ट इट्स स्ट्रेटेजीज नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू सस्टेन. मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे टिका नहीं रहना है, मुझे ग्रो भी करना है. RTL started out as a tea leaf producer owning tea plantation estates to grow tea. ठीक है, while it had control over the production, it did not have much control over the price, because वो brokers के पास रहता था. If you refer to the scheme of supply chain of the tea, जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, बट वो जरूरी भी नहीं था क्योंकि केस स्टडी में मैंने आपको बता दिया था. It is the brokers who had more influence over the auction price, as they had more complete information about the supply and demand of the tea, जैसे मैंने बताया. Hence, the revenue generation flexibility of RTL was being limited by the influence of brokers. मेरे पास प्राइस का कंट्रोल नहीं था, तो मैं रेवेन्यू मेरा लिमिटेड आता था. Who acted as a middleman for the plantation owners and the tea companies. Over the decades, the popularity of tea as a beverage increased the competition. Recognizing this change, the management of RTL had to study the external environment and understand how it could determine a strategy in order to survive and thrive within its competitive business. RTL became agile and responsive to the change. This resilience made it competitive and became the primary reason for its success in the competitive market. ये मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप मैंने जो रैशनल दिया
वो आप लिख के आओगे तो मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, असेस द कंपनी सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। कंपनी सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, जब भी आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशन असेस करने का है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, या कॉम्पिटिटिव सक्सेस ऐसा कोई वर्ड है, तो आपको अप्लाई करना है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। अच्छा, पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या है, इसका मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया था केस स्टडी 1 के वीडियो, वापस दे रहा हूं। माइकल पोर्टर करके एक बंदा था, पोर्टर, इसने एक थियरी दी थी कॉल्ड एज 5 फोर्सेस। अच्छा, ये कहाँ पे काम आती है, ठीक है। मेरी कोई कंपनी है, वो किसी नई नई इंडस्ट्री या नए सेक्टर में जाना चाहती है, नई इंडस्ट्री या नए सेक्टर में जाना चाहती है, या उस इंडस्ट्री या सेक्टर में अपनी पोजीशन को एनालाइज करना चाहती है। या तो नए इंडस्ट्री या सेक्टर में जाना चाहती है, या उस इंडस्ट्री में है लेकिन अपनी पोजीशन को एनालाइज करना चाहती है, तो उसको अप्लाई करना है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इसको इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल बोलते हैं। बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफ, ठीक है। अगर मुझे किसी नई इंडस्ट्री में जाना है या उस इंडस्ट्री में अपना पोजीशन को असेस करना, अच्छा ठीक है। 5 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, जस्ट अ सेकंड, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threat of substitutes and competition, rivalry amongst competitors। मतलब एक इंडस्ट्री में, ये आपकी इंडस्ट्री है और ये आपकी कंपनी है, तो एक इंडस्ट्री में आपके ऊपर 5 फोर्सेस का इफेक्ट होता है। सबसे पहला बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, तीसरा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, चौथा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, पांचवा कंपटीशन। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मतलब बायर्स का क्या पावर है सेलर्स के ऊपर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर मतलब सेलर का क्या फोर्स है मेरे ऊपर, बायर के ऊपर, मैं बायर हूं, और जब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स देखता हूं तब मैं सेलर हूं, ठीक है। तीसरा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, इस इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट करता हूँ, वहां पे नए एंट्रेंस आने का क्या थ्रेट है, नया एंट्रेंट आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, जो कस्टमर बेस है वो डाइवर्ट होगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टी के बदले कॉफी पीना चालू कर देंगे लोग, है ना, माइक के बदले इनबिल्ट माइक यूज करना चालू कर देंगे लोग, इस फोन के बदले वो लोग छोटे लैपटॉप्स यूज करना चालू कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। एंड कॉम्पिटिशन, ये भाई कॉम्पिटिटर के एक्शन से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ये 5 फोर्सेस को आप असेस करते हो टू अंडरस्टैंड कि एक इंडस्ट्री कितनी ल्यूक्रेटिव है या उस इंडस्ट्री में मेरी क्या पोजीशन है, ठीक है, बात समझ में आई। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तो सबसे पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, अपन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की बात करें। टी इंडस्ट्री 1980 में बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गई, जहां पे ल्यूक्रेटिव मार्केट होता है वहां पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई होता है या लो होता है, हाई होता है, बिकॉज लोगों को दिखता है कि यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे घुसना चाहिए। जैसे अंबानी जैसे लोग होते हैं, वो लोग कॉन्स्टेंटली ये देखते हैं कि कौन सी नई इंडस्ट्री में मैं जंप करूं जिससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई होता है। अब जहां पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई होता है वहां पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, जहां पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि अगर नए लोग भी आए तो भी मेरा कस्टमर बेस है वो शिफ्ट ना हो वापस। जहां पे भी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई है वहां पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, जिससे नए प्लेयर ने क्या बताया कि जहां पे भी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई होता है वहां पे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिससे वो सस्टेन कर सके और मेरा जो कस्टमर बेस है वो नए नए एंट्रेंस के पास शिफ्ट ना हो। तो आरटीएल ने क्या किया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस को केटर करने के लिए सबसे ज्यादा अपने जो स्केल है उसको चेंज किया, बढ़ाया, अपना जो प्रोडक्शन स्केल था उसको बढ़ाया,
ठीक है। उन्होंने अपना प्लांटेशन का स्केल था उसको बढ़ाया, एग्जिस्टिंग जो उसके पास एस्टेट थे, एग्जिस्टिंग प्लांट्स थे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई और नए प्लांट्स को टेक ओवर किए। ठीक है। अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए, अलग अलग कस्टमर्स को केटर करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए, मार्केट सर्वे कराए, जिससे क्या हुआ, अपने कॉम्पिटिटर्स या अपने न्यू एंट्रेंट्स के अगेंस्ट उनको एक एज मिला। क्या मिला? एज मिला। क्या लिखा है? टू टैकल दिस कंपटीशन द मैनेजमेंट इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशंस thereby getting a competitive advantage over its rivals। देखो, एग्जिस्टिंग प्लेयर को कुछ नया करना पड़ा, जैसे एप्पल को, पहले आप एप्पल की एड्स नहीं देखते थे, अब एप्पल की एड्स देखते हो क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स है तो उनको कुछ नया करना पड़ रहा है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें ज्यादा है, कोई भी आके फोन बना सकता है, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। तो अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, जैसे इन लोगों ने स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाया। अच्छा, ये आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर 100% मैच हो रहा है? नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 1.5 पेज का आंसर लिखा है और 4 मार्क्स के लिए 1.5 पेज का आंसर हम कतई नहीं लिख रहे। वी आर राइटिंग व्हाट इज रेलेवेंट, और एग्जाम में अगर आया आप ये लिख के आओगे, यू शुड बी अवॉर्डेड मार्क्स, बिकॉज पूरा लिखने का आपके ऊपर कोई वो ऑब्लिगेशन नहीं कि आप पूरा लिखो। मार्क्स के हिसाब से आपका मार्क्स और आपका जो कंटेंट है उसका कुछ बैलेंस भी तो बनना चाहिए। अपन सिर्फ एक केस स्टडी लिखने नहीं जा रहे, अपन को लिखनी है एग्जाम में 4, तो इतना लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के आंसर में से ही लिखा है, बट उसको डिक्टो मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के लिए मैंने क्या किया, अपना स्केल बढ़ा दिया। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। देखो, टी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपटीशन थी, तो ऑफ कोर्स जो बायर है, मैं सेलर हूँ, जो बायर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टी में वाह बकरी, वाह ताज, ताजा ओले, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, तो कंपटीशन ज्यादा है। तो जो सेलर है, मैं सेलर हूँ, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेलर्स है, तो बायर है वो किसी भी सेलर को स्विच कर सकता है, और उसका स्विचिंग कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं है। वो आज इस ब्रांड की टी पीता है, कल कोई और ब्रांड की चाय पिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मेनी सप्लायर्स, द प्रेजेंस ऑफ मेनी सप्लायर्स, द बायर्स कुड इजीली स्विच बिटवीन ब्रांड्स विद नो कॉस्ट, उनको कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं लग रहा। टू टैकल दिस द कंपनी केप्ट द क्वालिटी ऑफ टी हायर देन द अनब्रांडेड टी। मैंने जो अनब्रांडेड टी थी, देखो 2 टाइप की टी आती थी, ब्रांडेड अनब्रांडेड, तो अनब्रांडेड से तो अपना क्वालिटी है मैंने ऊपर रखा। ठीक है, बहुत सारी ब्रांड्स लॉन्च की, बहुत सारी फ्लेवर्स में अलग अलग कस्टमर्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस लो रखा कॉम्पिटिटर्स। एक तो मैंने क्वालिटी अच्छी दी, दूसरा अलग अलग ब्रांड्स दी, और तीसरा कॉम्पिटिटर्स से प्राइस कम रखा, जिससे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का थ्रेट मैंने बचा लिया, कि कस्टमर मेरे को छोड़ के कहीं और नहीं जा रहा, क्योंकि उसको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, सस्ता मिल रहा है, एंड अलग अलग ब्रांड्स मिल रही है, उसको जो फ्लेवर ट्राई करना हो मिल रहा है चाहे। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अच्छा, मेरा सप्लायर कौन था? मेरा सप्लायर कौन है? तो अगर मैं एक प्रोसेसिंग कंपनी हूं तो मेरा सप्लायर कौन है? वो ब्रोकर्स जो टी लीव्स बेचते हैं। लेकिन मैंने किया क्या, मैं ऑलरेडी टी प्लांटेशन बिजनेस में था। ठीक है, तो मैंने उस थ्रेट को एलिमिनेट कैसे किया, मैंने टी प्लांटेशन को बढ़ा दिया, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ब्रोकर्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। एज अ प्रोसेसिंग यूनिट मेरा इनपुट कौन दे रहा है? टी लीव्स। अच्छा, टी लीव्स मैं एक तो इन हाउस बनाता हूँ, और दूसरा ब्रोकर्स है, तो मैंने इन हाउस की कैपेसिटी बढ़ा दी ताकि मुझे ब्रोकर्स पे रिलाई ना करना पड़े, एंड देयर बाय मैंने थ्रेट ऑफ, सॉरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को एलिमिनेट कर दिया। देखो, टी लीव्स वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम बायर्स, सॉरी, टी लीव्स वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम ब्रोकर्स at various auctions. These brokers had a higher bargaining power as they had information of the both sides of the market. RTL was already a producer of tea leaves, जैसा मैंने बताया. To have an uninterrupted supply of tea leaves, minimize the operating cycle and produce variety of tea products, RTL increased the production of tea leaves by increasing the production of existing plantations and acquiring new plantations. ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. ठीक है, अगर आपको ये सब का लिंक नहीं बैठ रहा तो एक बार पार्ट 1 में जो मैंने क्वेश्चन पार्ट पढ़ा था वो एक बार वापस देखना. मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग था उसका कैपेसिटी बढ़ाया और नए टी एस्टेट्स को बाय किया, जिससे एट एनी पॉइंट इन टाइम मुझे ब्रोकर्स पे रिलाई नहीं करना पड़ रहा. बाय डूइंग दिस दे हैड अ बेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ टी लीव्स एंड लोअर डिपेंडेंस ऑन द ब्रोकर्स, वर्चुअली नो डिपेंडेंस ऑन ब्रोकर्स. बात समझ में आई? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज प्रोवाइडेड. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन एक पैराग्राफ दी है. एक पैराग्राफ अगर आपको लिखना हो आप लिख सकते हो. इंस्टीट्यूट ने भी नो इन्फॉर्मेशन ही लिखा है, लेकिन एडिशनली ये पैराग्राफ कोट किए. इन द पास्ट 2 years demand for fruit juices, coconut water, almond milk and milkshake have increased. According to the study, a shift towards healthier beverage choices like fruit juices,
coconut water, almond milk, and milkshakes is projected to grow and encompass at least 8% of the beverage market within next 3 years. देखो मैं तो टी मार्केट में हूँ, अब टी मार्केट में कोई थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स नहीं बताया। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, एक है पूरा बेवरेज मार्केट और उसके अंदर है टी मार्केट। तो आपको बेवरेज मार्केट के सब्सटीट्यूट्स बताए, टी मार्केट के सब्सटीट्यूट्स नहीं बताए, तो ये आंसर एज सच वैलिड है। ठीक है, अगर आपको बेवरेज मार्केट के सब्सटीट्यूट्स बताते तो वो 8% वाला आप लिख के आते, लेकिन आपको तो सिर्फ टी मार्केट के बारे में बताना है, आपको सब्सटीट्यूट दिए बेवरेज मार्केट के, तो आप ये लिख के आओगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई? राइवलरी अमंग्स कॉम्पिटिटर्स, राइवलरी अमंग्स कॉम्पिटिटर्स को मैंने कैसे एलिमिनेट किया, तो वही सब पॉइंट्स को वापस लिख के आना है कि मैंने प्राइसेस कम रखे, मेरे पूरे सप्लाई चेन पे मेरा कंट्रोल था। ठीक है, मैंने अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला अमंग माय राइवल्स। देखो RTL had a better control over the supply of tea leaves and remained agile to the demand side। देखो डिमांड साइड में मैं कैसे अजाइल रहा, अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए, कस्टमर को जो चीजें चाहिए थी वो मैंने दी। ठीक है, by changing the scale and scope of the business it has a better control over the value chain, helping RTL to become a market leader। बात समझ में आई? तो ऑल इन ऑल 3-4 पॉइंट्स ही रिपीट होंगे। सबसे पहला मैंने प्लांटेशन किए, तो मैंने जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स था उसको एलिमिनेट कर दिया। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, प्राइसेस लो रखी, क्वालिटी हाई दी, और अनब्रांडेड से तो हाई क्वालिटी थी। ठीक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स में आप वही सेम चीज लिख सकते हो कि मेरा जो वैल्यू चेन है उस पर मेरा बेटर कंट्रोल था, जिससे मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। ठीक है, बात समझ में आई? इतना आप अगर 5 मार्क के में लिख के आते हो, आराम से आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन ये अच्छे से करके जाना, फिर इसमें काटा कुटी मत करना। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या था? At RTL's Darjeeling plantation site, manufacturing process commences with the plucking of tea leaves from the plantation. Once the tea leaves are harvested, they are transported to the internal processing centers to continue the manufacturing process. The local accountant at site is currently preparing site's financials in accordance with Ind AS under your supervision. Whether these plucked tea leaves are agricultural produce as per Ind AS 41, सबसे पहला question. How should the plucked tea leaves be initially measured? Second question. What will be the subsequent measurement of tea leaves in lines with Ind AS 41 and Ind AS 2? देखो ध्यान, तो बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाओ। देखो दो पार्ट में मेरा प्रोसेस होता है, एक तो प्लांटेशन और फिर प्रोसेसिंग। प्लांटेशन में से मैं जो टी लीव्स है उसको हार्वेस्ट करता हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक जो टी लीव्स है वो मेरे बायोलॉजिकल एसेट है, जो Ind AS 41 के अंदर मेजर होंगे, रिकॉग्नाइज होंगे, व्हाट एवर, तो Ind AS 41 के अंदर वो अकाउंट फॉर होंगे। कब तक? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद वो मेरी इन्वेंट्री बन जाएगी जो Ind AS 2 में रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट आप अगर Ind AS 41 पढ़ोगे तो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक मतलब जब तक वो लीव्स जमीन से जुड़े हैं तब तक वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माने जाते हैं। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद जब वो प्रोसेसिंग में जाएंगे तो Ind AS 2 में रिकॉग्नाइज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अकाउंट फॉर कैसे होगा Ind AS 41 में? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ठीक है, Ind AS 41 पढ़ोगे आप, और जब वो इन्वेंटराइज हो जाएंगे तब कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, और ये कॉस्ट क्या बनेगी? वही जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर मैंने आपको दे दिया, बहुत इजी था ये आइडियली 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। ये तीनों का आंसर मैंने आपको दे दिया, तुम कर देते ये तीनों। बात समझ में आई? लास्ट क्वेश्चन, in the process of preparing the financial statement for the financial year ended 31st March 23, management of RTL made several accounting estimates and affirmed to the auditor that all necessary accounting estimates have been recognized, measured and disclosed in the financial statement are in accordance with the applicable financial reporting framework. However, in the course of audit, the auditor has observed some change circumstances giving rise to need for an accounting estimate। देखो क्या हुआ, इनिशियली मैंने जब मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमने सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कंसिडर कर लिया। ठीक है, लेकिन मैं जब ऑडिट प्रोसीजर कर रहा था तब मुझे नए एस्टिमेट्स मिले,
तो अब मुझे क्या करना है, enumerate some circumstances change of which would need prompt inquiries from the management of RTL। देखो ऐसे circumstances बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे circumstances बताओ जहां पे आपको अगर कोई नया एस्टिमेट मिल रहा है तो आपको मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, बहुत इजी। ये ऐसे 540 में डिट्टो दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान। As per SA 540, accounting estimates including fair value, inquiries of the management about changes in circumstances may include, for example, inquiries about whether, ध्यान दो, the entity has engaged into new type of transaction। आपने कोई नया ट्रांजैक्शन किया है जो लास्ट ईयर नहीं था, इस साल है। आपने लास्ट ईयर के तो सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कंसिडर कर लिया, लेकिन हो सकता है कोई नया ट्रांजैक्शन हो जिससे आपका नया एस्टिमेट बनता हो जो आप यहाँ पे कंसिडर करना रह गया हो। दूसरा, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है चेंज, ट्रांजैक्शन सेम था लेकिन टर्म्स चेंज हो गए। अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने चेंज की एज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी और अदर चेंजेस आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, आपको कोई नए एस्टिमेट्स बनाने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस, ठीक है। न्यू कंडीशंस और इवेंट्स हैव अकर्ड दैट मे गिव राइज टू न्यू एस्टिमेट्स। तो देखो क्या हुआ, न्यू ट्रांजैक्शन, या तो न्यू टर्म्स, या तो चेंज इन पॉलिसी, या तो चेंज इन रेगुलेशन, या तो चेंज इन कंडीशंस, ठीक है। अगर ये कुछ हुआ है तो ऑडिटर को मैनेजमेंट को इंक्वायरीज करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, अगर यस तो आपने कोई नए एस्टिमेट्स देखे हैं, अगर यस तो हमें बताओ। बात समझ में आई। ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर में आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, that give rise to need for accounting estimates that management failed to identify। हो सकता है नया ट्रांजैक्शन है तो मैनेजमेंट रह गया आइडेंटिफाई करना। ऐसे 315 deals with circumstances where the auditor identify risk of material misstatement that management failed to identify, including determining whether there is a significant deficiency in internal control, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो ये कोई इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी तो नहीं, ये भी आपको देखना। लेकिन आंसर आपका इतना ही। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ एस्टिमेट्स कर लिए लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको कुछ ऐसे एस्टिमेट्स नए मिले जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किए। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना भूल गया, क्या, एस्टिमेट्स, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स जर्नल का केस स्टडी 1 खत्म होता है। मस्ट डू केस स्टडी बिफोर एग्जामिनेशंस, ठीक है, मस्ट डू, यू कैन नॉट स्किप दिस। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए टेक केयर।